नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद किया। कहा 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने हिल स्टेशन और बाजारों में भीड़ पर चिंता व्यक्त की। लोगों से अपील की कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। केंद्र ने कहा कई जिलों में कोविड मामलों की संख्या में भारी कमी। देश में तीसरी लहर न आए इसके लिए पूरी सतर्कता बरतने को कहा। देश में संक्रमण मुक्त होने की दर 97.3%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भूटान के वित्त मंत्री ल्योनपे नामगेल शिरिंग ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा सरकार वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता नीति को उदार बनने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मौजूदा चरण के दौरान अब तक देश भर में 15,30,000 मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया गया। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वामित्व योजना और ई पंचायत कार्यक्रम की समीक्षा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अफ्रीका के साथ भारत की विकास भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित कंपाला सिद्धांतों पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों ने विधानसभा समितियों और विधानसभा की स्थायी समितियों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन गुजरात में कच्छ के रण में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा। और इराक के नसीरिया में कोविड आइसोलेशन इकाई में आग लगने से 64 लोगों की मौत। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी एथलीटों में बहादुरी, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, अनुशासन, समर्पण और प्रतिस्पर्धा जैसे गुण हैं। उन्होंने कहा कि ये नए भारत की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर मौजूद थे। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में दृढ़ता और धैर्य के गुण विद्यमान हैं और नया भारत भी निर्भीकता, स्थिरता और एकजुटता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के साथ हैं। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश भर से लोग नमो ऐप के जरिए भी अपने प्रिय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण शिविरों और उत्कृष्ट उपकरणों के साथ प्रशिक्षण करने का प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ियों को अधिक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और जानकारी हासिल करने के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पहली बार ओलंपिक के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों का इसमें विशेष योगदान रहा है।
उन्होंने कहा कि पहली बार भारत अनेक खेलों में हिस्सा ले रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ वर्ष पहले ओलंपिक खेलों के लिए एक समिति का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट उपकरणों और अंतर्राष्ट्रीय जानकारी के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के साथ अनौपचारिक और सहज वार्तालाप में प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित किया और उन्हें तैयार करने के लिए उनके परिवारों का आभार व्यक्त किया। तीरंदाज दीपिका कुमारी से बातचीत में श्री मोदी ने उनकी यात्रा को विशेष बताया। उन्होंने कहा कि पेरिस में उनके प्रदर्शन ने देश का ध्यान खींचा था और आज वो विश्व की नंबर 1 तीरंदाज हैं। दीपिका कुमारी ने कहा कि उसने अपनी यात्रा बांस के तीर कमान से शुरू की थी और धीरे धीरे आधुनिक तीर कमान की ओर बढ़ी। दीपिका जी, पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। तो आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पढ़ी। बट मैंने बैम्बू बो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। तो बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले। आपको बहुत बहुत बधाई। मुक्केबाज मैरी कॉम ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बच्चे बॉक्सिंग में उनका अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को कोविड का बहादुरी से मुकाबला करने के लिए उत्साहित किया। तीरंदाज प्रवीण जाधव ने इस वार्तालाप में कहा कि उसे स्वयं और उसके परिवार को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन विश्व स्तरीय लक्ष्य हासिल करने के लिए उनके इरादों पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की है और लोगों से आग्रह किया है कि वे कोविड निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री ने असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में ये बात कही। ये सही है, कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है और इसके नए वेरिएंट्स पर नजर रखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम दूर करने पर जोर दिया। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जिलों में बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वायरस का फैलाव रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने, कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने और टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है। जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। और बीते 1.5 साल में जो अनुभव हमें मिले, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी है, हमें उसका भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है, हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज से पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत बनाने और नमूनों की जांच, निदान तथा जीनोम सीक्वेंसिंग में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में 150 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह रक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और अन्य मंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों से कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए संवाद करेंगे। श्री मोदी मुख्यमंत्रियों से सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। सरकार ने कहा है कि ऐसे जिलों की संख्या अब काफी कम रह गई है जहां कोविड रोगियों की अधिक संख्या दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 4 मई तक देश में 531 ऐसे जिले थे जहां प्रतिदिन 100 रोगी सामने आ रहे थे। अब ऐसे जिलों की संख्या घटकर 73 रह गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण का फैलाव अब सीमित भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है।
वह जिले जहां 100 से अधिक केसेस रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे, 4 मई के समय पर जहां ऐसे 531 जिले देश में थे, वह वीक एंडिंग 2 जून तक घटते घटते 262 जिले रह गए। और उसके बाद अगर हम कल का डेटा लें तो पाते हैं कि केवल 73 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि देयर इज ए मार्क्ड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच आर रिपोर्टिंग हायर केसेस एंड वी सी कि इन्फेक्शन जो है वह एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल टेरिटरी में लोकलाइज होता जा रहा है। श्री अग्रवाल ने बताया कि भारत में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में अत्यधिक कमी आ रही है। फिलहाल 4,31,000 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि 12 मई को रोगियों के स्वस्थ होने की दर 83% थी, जो अब बढ़कर 97.3% पर पहुंच गई है। सेकेंड पीक में जहां देश में 4,14,000 केसेस रोज के हिसाब से एक समय पर रिपोर्ट हुए थे, उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पर डिक्लाइन हो रहा है और पिछले 24 घंटे में देश में 31,443 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ऑन एन एवरेज वीक एंडिंग 11 मई जब देश में औसतन 3,87,000 केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, उसमें यह कंटिन्यूअस डिक्लाइन होते हुए भी पिछले एक हफ्ते में भी करीब 6% डिक्लाइन देश में नोट किया गया है। ऑन एन एवरेज केसेस अगर हम देखें वीकली बेसिस पर तो 40,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। श्री लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार कोविड की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए एकजुट प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि 11 राज्यों में केंद्रीय दल भेजे गए हैं ताकि कोविड प्रबंधन में राज्य सरकारों की मदद की जा सके। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि ये समय बेहद सतर्क रहने का है। उन्होंने कहा कि विश्व के कुछ भागों में कोविड की तीसरी लहर देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि भारत में कोविड की तीसरी लहर न आए। दुनिया में एक थर्ड वेव दिखाई दे रही है। 3,90,000 केसेस हैं और सेकेंड वेव में 9 लाख हुए थे, तो लगभग 40% पे वो वेव ऑलरेडी आ गई है। देश में थर्ड वेव ना आए, इसके लिए हमें सबको जुड़ना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भूटान के वित्त मंत्री लियोनपे नामगे शेरिंग ने मिलकर आज एक वर्चुअल समारोह में भारत के भीम यूपीआई ऐप सेवा का भूटान में शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भूटान में इस सेवा का शुरू किया जाना भारत की पड़ोसी पहले की नीति पर आधारित है। भारत को इस उपलब्धि पर गौरव है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भीम यूपीआई ऐप देश में डिजिटल लेन देन का महत्वपूर्ण माध्यम बना रहा है। 2020-21 के दौरान इस ऐप के जरिए 41 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। भूटान के वित्त मंत्री ने अपने देश में भीम यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए भारत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस सेवा के जरिए 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान किए गए वायदों को पूरा किया गया है। दोनों देशों के संबंध समय के साथ और प्रगाढ़ हो रहे हैं। भीम यूपीआई ऐप सेवा शुरू हो जाने से दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली की व्यवस्था सुगम हो जाएगी।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के विकास में भारत का सहयोग कंपाला सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी पहल की शुरुआत की थी। डॉक्टर जयशंकर आज भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर आयोजित 16वें CII एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की सभी गतिविधियां और पहल अफ्रीका की जरूरतों और वहां के लोगों की प्राथमिकताओं पर केंद्रित हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा इस बात को महत्व देता रहा है कि दुनिया की प्रगति बहुत हद तक दक्षिणी गोलार्ध के देशों पर निर्भर है। विशेष रूप से ये बात अफ्रीका के संदर्भ में काफी सटीक बैठती है। यही वजह है कि भारत अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को काफी महत्व देता है। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका को डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में काफी मदद कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद किया। कहा 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने हिल स्टेशनों और बाजारों में भीड़ पर चिंता व्यक्त की। लोगों से अपील की कोविड निर्देशों का सख्ती से पालन करें। केंद्र ने कहा कई जिलों में कोविड मामलों की संख्या में भारी कमी। देश में तीसरी लहर न आए इसके लिए पूरी सतर्कता बरतने को कहा। देश में संक्रमण मुक्त होने की दर 97.3%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भूटान के वित्त मंत्री लियोनपे नामग्ये शेरिंग ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम UPI का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा सरकार वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता नीति को उदार बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मौजूदा चरण के दौरान अब तक देश भर में 15,30,000 मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया गया। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वामित्व योजना और ई-पंचायत कार्यक्रम की समीक्षा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अफ्रीका के साथ भारत की विकास भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित कंपाला सिद्धांतों पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों ने विधानसभा समितियों और विधानसभा की स्थायी समितियों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन गुजरात में कच्छ के रण में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा और इराक के नसीरिया में एक कोविड आइसोलेशन इकाई में आग लगने से 64 लोगों की मौत। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उर्वरक विभाग की ओर से की गई पहलों का आज समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रामागुंडम संयंत्र के शुरू हो जाने से देश में खाद उत्पादन प्रतिवर्ष 12,70,000 टन बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे यूरिया उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार अलग अलग तरह के उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक अधिक उदार बाजार नीति लाने पर विचार कर रही है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज स्वामित्व योजना और ई-पंचायत कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करते हुए पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने के उपाय किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण के अंतर्गत कल तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15,30,000 मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार जुलाई से नवंबर तक 5 महीने के लिए किया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC गुजरात के खावधा में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनने जा रहा है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि एनटीपीसी 4,750 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। वर्ष 2032 तक एनटीपीसी ने देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट तक कर देने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों ने आज राज्य विधानसभा की विभिन्न समितियों और स्थायी समितियों के अध्यक्ष पदों से इस्तीफे दे दिए। आज तीसरे पहर असेंबली हाउस में भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद ये विधायक राजभवन में राज्यपाल से मिलने गए। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट की पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले में बाढ़ प्रभावित शाहपुर इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले में शाहपुर के सबसे अधिक प्रभावित बोह क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और पुनर्वास कार्य करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यशपाल शर्मा का आज नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जाने माने क्रिकेटर यशपाल शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी ओलंपिक विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे निशानेबाज अंजुम मोदगिल की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। 5 जनवरी 1994 को चंडीगढ़ पंजाब में जन्मी अंजुम मोदगिल से निशानेबाजी में देश के लिए पदक की बड़ी उम्मीदें हैं। अंजुम एनसीसी की कैडेट रह चुकी हैं और वहीं से उन्हें निशानेबाजी में बेहतर करने की प्रेरणा मिली। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर अंजुम के नाम अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक हैं। अंजुम 10 मीटर एयर राइफल में विश्व की नंबर 2 और देश की नंबर 1 निशानेबाज हैं। ISSF विश्व कप मैक्सिको में उन्होंने देश के नाम रजत पदक किया। इस समय अंजुम क्रोएशिया में अपना प्रशिक्षण कर रहे हैं। The whole team will be training together. There will be coaches, physios and everyone. And I feel that being in a team gives you confidence to train properly. अंजुम ने बताया कि 17 जुलाई को वो टोक्यो के लिए प्रस्थान करेंगी। I fly from Croatia to Tokyo on the 17th of July for the Olympic Games. अंजुम टोक्यो ओलंपिक में पदक पर अपना निशाना लगाने के लिए तैयार हैं और पूरे देश की शुभकामनाएं अंजुम के साथ हैं। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में देश की उम्मीद यशस्विनी सिंह देसवाल के पिता SS देसवाल ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उनको पूरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी। मैं यशस्विनी को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। पूरे परिवार की शुभकामनाएं। यशस्विनी बेटा आपके साथ हैं। आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू किए गए ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए हमें जवाब भेजा है। कल के सवाल का सही जवाब भेजा है बेंगलुरु कर्नाटक के श्री TA गणेश ने। वो बनते हैं हमारी क्विज के विजेता। गणेश को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। ओलंपिक क्विज का विजेता बनने पर TA गणेश ने प्रसन्नता व्यक्त की है। I was very happy to get the news about my winning this All India Radio Sports Quiz. I have been hearing All India Radio news as well as sports quiz regularly. The starting of this quiz has been a very good initiative and it has given a lot of interest and insight into the sports, especially these Olympics. तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना,
लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 397 अंक उछलकर 52,770 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 120 अंक चढ़कर 15,812 पर बंद हुआ। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाये रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान 24 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुंबई में भी सामान्यतः बादल छाये रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। तापमान 24 और 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में बादल छाये रहेंगे। तापमान 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 28 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 18 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और गरज के साथ बारिश और आंधी आ सकती है। तापमान 24 और 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में भी कहीं कहीं बादल छाये रह सकते हैं। तापमान 11 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में भी बादल छाये रहेंगे। तापमान 16 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 18 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इम्फाल में सामान्य तौर पर बादल छाये रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। तापमान 21 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शिलांग में भी आमतौर पर बादल छाये रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। आइजोल में भी आमतौर पर बादल छाये रहने और मध्यम बारिश के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोहिमा में सामान्य तौर पर बादल छाये रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान 18 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। ईटानगर में बादल छाये रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। तापमान 22 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गंगटोक में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 17 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। अगरतला में सामान्य तौर पर बादल छाये रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान के 26 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। पोर्ट ब्लेयर में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और 1-2 बार गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। हालांकि इसके आने में 5 दिन की देरी हुई। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की वर्षा हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद किया। कहा 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने हिल स्टेशन और बाजारों में भीड़ पर चिंता व्यक्त की। लोगों से अपील की कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। केंद्र ने कहा कई जिलों में कोविड मामलों की संख्या में भारी कमी। देश में तीसरी लहर न आए इसके लिए पूरी सतर्कता बरतने को कहा। देश में संक्रमण मुक्त होने की दर 97.3%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भूटान के वित्त मंत्री लियोनपे नामगे शेरिंग ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा सरकार वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता नीति को उदार बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मौजूदा चरण के दौरान अब तक देश भर में 15,30,000 मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया गया। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वामित्व योजना और ई पंचायत कार्यक्रम की समीक्षा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अफ्रीका के साथ भारत की विकास भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित कंपाला सिद्धांतों पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों ने विधानसभा समितियों और विधानसभा की स्थायी समितियों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।